बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे बिना डर एलएसी के पास भारतीय चरवाहों ने चीनी सैनिकों से किया जमकर मुकाबला। देखें भिड़ंत कैसे हुई दोस्तों, आपको बताएंगे सबसे बड़ी खबर। कैसे भारतीय चरवाहों ने चीनी सैनिकों को दिया है मुंहतोड़ जवाब। साथ ही साथ आपको बताएंगे सीआरपीएफ कैंप पर बड़ा हमला, बीजापुर में 3 जवान शहीद 14 घायल। जी हाँ दोस्तों, इंडियन सीआरपीएफ सैनिकों को लेकर सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ा हमला। बताएंगे किसने किया है दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे भारत विरोधी मुज्जू को सता रहा कुर्सी जाने का डर, मालदीव की सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे मुज्जू। जी हां, इतना ही नहीं, पीएम मोदी और भारत के लोगों से माफी मांगे मुज्जू, कहा मालदीव के विपक्षी नेता कासिम इब्राहिम ने। साथ ही साथ आपको बताएंगे ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी पर निशाना, कहा जब तक जीवित हूं बंगाल में सीएए लागू नहीं होने दूंगी। साथ ही साथ पहली ही लिस्ट में अखिलेश यादव ने दिखाया परिवारवाद, दिन पर धर्मेंद्र और अक्षय से लेकर इन लोगों को किया शामिल, इंडिया गठबंधन को दिखा दिया ठेंगा। जी हां दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि बंगाल में जंगल राज खत्म होना चाहिए और परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां बिना डरे एलएसी के पास भारतीय चरवाहों ने चीनी सैनिकों से किया जमकर मुकाबला। बता दें, ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी के पास भारतीय चरवाहे और चीनी सैनिकों की भिड़ंत का एक वीडियो सामने आया है। चरवाहों को चीनी सैनिक चारागाह में जानवर ले जाने से मना कर रहे थे, जिसका चरवाहों ने जमकर विरोध किया। चुशूल के काउंसिलर कौन चौक इंस्टेंजिन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें चीनी सैनिक चारवाहों को रोकते दिखाई दे रहे हैं। चारवाहे उनसे बहस कर रहे हैं और उस जगह वे वापस जाने से मना कर रहे हैं। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो जनवरी के पहले हफ्ते का है। यह न्योमा गांव के पास एलएसी का इलाका है। गांव वालों के मुताबिक वे इस जगह पर अपने जानवरों को हमेशा ले जाते हैं, लेकिन चीनी सैनिक उससे अपना इलाका बताते हुए उन्हें रोकते हैं। गांव वालों ने चीनी सैनिकों से कहा कि यह जगह उनकी है और ये उनका चारागाह है। गांव वालों ने चीनी सैनिकों से खूब बहस भी की और चीनी सैनिकों की गाड़ी पर पत्थर भी मारे। वीडियो में चीनी सैनिक पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड करते दिखाई दे रहे हैं और चरवाहों से वापस जाने को कह रहे हैं। चीनी सैनिकों के आर्म्ड व्हीकल भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास के चारागाह सिर्फ वहां आसपास रहने वाले गांव वालों और उनके पशुओं के लिए ही अहम नहीं है, बल्कि ये भारत की सीमा की सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अहम है। इसीलिए आए दिन कभी चीन के सैनिक भारत के लोगों को वहां अपने पशु ले जाने से रोकते हैं, तो कभी भारतीय सैनिक चीन की तरफ से आए लोगों को अपने पशु वहां से दूर ले जाने के लिए कहते हैं। चारागाह इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके जरिए दोनों देश उस जगह पर अपना दावा पुख्ता करते हैं। जिन जगहों पर भारत के लोग अपने पशुओं को लेकर जाते हैं वो भारत का इलाका है और भले ही चीन उसे अपना बताता है, लेकिन भारतीय चरवाहे उस जगह पर भारतीय दावे को पुख्ता करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीय चरवाहों के साहस को देखकर दोस्तों आप भी वाकई में उन्हें सल्यूट जरूर करेंगे, जो चीनी सैनिकों से भिड़ते नजर आए हैं। इस पर आपका क्या टेक होगा दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर बताते, जहां बीजापुर में नक्सली हमला, 3 सीआरपीएफ जवान हुए शहीद, 15 जवान घायल। जी हां, छत्तीसगढ़ में मंगलवार को बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ है। सुकमा बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र टेकल गुडेम गांव में नक्सलियों ने सीआरपीएफ कैंप को अपना निशाना बनाया। सीआरपीएफ कैंप पर हुए इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 15 जवान घायल हुए हैं। घायलों को रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर आईपीजी सुंदर राज ने कहा कि दोनों तरफ से हुई फायरिंग में हमारे जवानों ने नक्सलियों को भी मार गिराया है। कम से कम 6 नक्सली कैडरों को हमारे जवानों ने मारा है। नक्सली हमले के बाद अस्पताल में भर्ती जवानों को देखने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पहुंचे। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर हमले संबंधित जानकारियां ली और घायलों के इलाज के यथोचित आदेश दिए। आईजी बस्तर पी सुंदर राज ने बीजापुर सुकमा सीमा पर जोनागुड़ा और अलीगुड़ा के पास नक्सलियों के साथ गोलीबारी में जवानों के मारे जाने की जानकारी दी है। आपको बता दें दोस्तों कि 2021 में भी इसी जगह मारे गए थे अपने 23 जवान। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर जोनागुड़ा और अलीगुड़ा में दोनों तरफ से हुई फायरिंग के दौरान जवानों की जान गई है। इसके पहले 2021 में इसी जगह नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों पर हमला बोला था। उस हमले में सीआरपीएफ के 23 जवान मारे गए थे और अब 3 जवान शहीद हुए हैं दोस्तों और 15 घायल हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार को इस इलाके में बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए, कोई तगड़ा वाला एक्शन लेना चाहिए, एडवांस्ड लेवल की सिक्योरिटी देनी चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ घायल हुए अपने उन जवानों को गढ़वल सून कहना मत भूलिएगा और शहीद हुए को श्रद्धांजलि दे दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत विरोधी मुज्जू को सता रहा कुर्सी जाने का डर, मालदीव की सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे मुज्जू। बता दें, मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू को सत्ता जाने का डर सता रहा है। उनके खिलाफ विपक्षी सांसद महाभियोग लाना चाहते हैं। इसे देखते हुए अब सरकार महाभियोग प्रक्रिया के संबंध में संसद की प्रक्रिया के नियमों में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची है। मालदीव की न्यूज वेबसाइट अदधू की रिपोर्ट के मुताबिक अटॉर्नी जनरल
अहमद उशम ने मंगलवार को पुष्टि की है कि सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक मामला दायर किया गया है। हालांकि उन्होंने इससे जुड़ी और जानकारियां देने से मना कर दिया है। मालदीव के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सांसदों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पद से हटाया जा सकता है। यानी पीपुल्स मजलिस में मौजूदा सत्र में 87 सांसदों में से 58 चाहे तो मुइजू को सरकार से हटा सकते हैं। सोमवार को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी मोहम्मद मुइजू के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती है। दोस्तों, एमडीपी इस समय संसद में बहुमत में है। आपको बता दें, मालदीव के विपक्षी नेता कासिम इब्राहिम ने कहा कि पीएम मोदी और भारत के लोगों से माफी मांगो। जी हां, सत्ता परिवर्तन के बाद से मालदीव और भारत के साथ रिश्तों में खटास देखने को मिली है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से तो दोनों देशों के संबंधों में बहुत बड़ी दरार पड़ गई है। ताजा घटनाक्रम में मालदीव की जमहूरी पार्टी यानी जेपी के नेता कासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू से पीएम मोदी और भारत के लोगों से औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली माफी मांगने के लिए कहा है। दोस्तों, मालदीव के विपक्षी नेता ने कहा कि किसी भी देश के बारे में, खास तौर पर पड़ोसी देश के बारे में इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे रिश्तों पर असर पड़े। हमारे देश के प्रति हमारा दायित्व है जिस पर हमें विचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति सोली ने इस दायित्व पर विचार किया और इंडिया आउट अभियान पर प्रतिबंध लगाने वाला एक राष्ट्रपति आदेश जारी किया। उन्होंने आगे कहा, अब यामीन सवाल कर रहे हैं कि इंडिया आउट अभियान में उनके साथ भाग लेने वाले मुइजू ने राष्ट्रपति के फैसले को रद्द क्यों नहीं किया। इस फरमान को रद्द नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे केवल राष्ट्र को नुकसान होगा। मैं मुइजू से कहूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही मैं राष्ट्रपति मुइजू से चीन यात्रा के बाद अपनी टिप्पणियों के संबंध में भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से औपचारिक रूप से माफी मांगने का आह्वान करता हूं। यानी कि दोस्तों, मालदीव में विपक्षी पार्टियां लगातार मुइजू को समझा रही हैं, चेता भी रही हैं कि ऐसा कर लो, भारत से माफी मांग लो, वरना इसका जो सबब होगा, इसका जो परिणाम होगा वो मुइजू के लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा होने वाला है। दोस्तों, विपक्ष तो समझा ही रहा है लेकिन मुइजू है जो समझने का नाम नहीं ले रहे। लगता है जब एक ही बार चोट लगेगी उन्हें, तभी उन्हें अकल आएगी कि काश माफी मांग लिया होता। बहरहाल दोस्तों, मुइजू को लेकर आपकी क्या राय होने वाली, अवश्य बताइएगा। अगली खबर की ओर चलें, जहां चुनावी रैली में बड़ा बम धमाका, पाकिस्तान में 4 की मौत, इमरान खान की पार्टी के 3 नेताओं की गई जान। जी हां, बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मंगलवार यानी 30 जनवरी को एक बम विस्फोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सदस्यों सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। विस्फोट इमरान खान को 10 साल जेल की सजा सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद पार्टी की ओर से आयोजित एक रैली के दौरान हुआ। पीटीआई का बलूचिस्तान में प्रांतीय महासचिव सालार खान काकर ने पार्टी के एक्स अकाउंट पर शेयर किए गए एक वीडियो में कहा कि इस घटना में तहरीक इंसाफ के 3 कार्यकर्ता शहीद और 7 घायल हुए। जी हां, इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। साथ ही बता दें आपको कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आजादी के लिए बीएलए ने की घेराबंदी, खतरनाक कैदियों वाली जेल पर दाग दिए 15 रॉकेट। जी हां, पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान की मार्च जेल पर सोमवार रात आतंकियों ने रॉकेट और अत्याधुनिक हथियारों से हमला कर दिया, लेकिन सुरक्षा बलों ने कम से कम 3 समन्वित हमलों को विफल कर दिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कम से कम 15 रॉकेट सेंट्रल मार्च जेल को निशाना बनाते हुए दागे गए। इस जेल में कई खतरनाक आतंकवादियों और ऐसे कैदियों को रखा गया है जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। अगली खबर बता दें, भारत के लिए खतरा बनते जा रहे चीन के जहाज 2019 से ही रिसर्च के नाम पर कर रहे हैं जासूसी। बता दें, भारत और मालदीव के बीच तनाव चल रहा है, अब इसका फायदा चीन उठाने में लगा हुआ है। चीन का एक जासूसी जहाज अगले महीने मालदीव की राजधानी माले पहुंचेगा। हालांकि ये जासूसी जहाज हिंद महासागर में टोह लेने के लिए चीन की ओर से तैनात हुआ पहला जहाज नहीं है। चीन ने 2019 से श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के करीब जासूसी जहाज तैनात किया है। चीन की ओर से दावा किया जाता रहा है कि यह समुद्री अनुसंधान जहाज है। चीन के ये कथित रिसर्च जहाज भारत की संपत्ति की निगरानी और खनिजों की जांच के उद्देश्य से तैनात किए जाते रहे हैं। साल 2019 में चीनी जासूसी जहाज शियान 1 को थाईलैंड के तट के करीब देखा गया था। अगली खबर बता दें, जॉर्डन में मारे गए सैनिक तो भड़का अमेरिका, कहा तुमको मारने का समय हम चुनेंगे। जी हां, फिर एक बार खबर आ रही है जॉर्डन से जुड़ी, जहां जॉर्डन में अपने सैनिकों के मारे जाने से भड़के अमेरिका ने दुश्मनों को खुली चेतावनी दी है। अमेरिकी का कहना है कि वो युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन इस हमले को अंजाम देने वालों को अपने समय और तरीके से निपटेगा। जॉर्डन में एक ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैन्य कर्मियों की मौत के एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि अमेरिका एक युद्ध नहीं चाहता या तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन क्षेत्र में अपनी रक्षा के लिए उसे जो भी करने की आवश्यकता होगी वो निश्चित रूप से सब करेगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां इंडियन नेवी ने सोमाली लुटेरों के कब्जे से 19 पाकिस्तानी नाविकों को छुड़ाया। अरब सागर में किया गया था किडनैप। बता दें, भारतीय युद्धपोत INS सुमित्रा ने सोमवार को सोमालिया के पूर्वी तट पर खतरनाक समुद्री ऑपरेशन चलाते हुए सोमाली लुटेरों के कब्जे से 19 पाकिस्तानी नाविकों को रिहा कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी ने बिना किसी नुकसान के साथ अल नामी को बचा लिया है। इंडियन नेवी ने बताया है कि 11 सोमाली समुद्री लुटेरों ने जहाज का अरब सागर में किडनैप कर लिया था, जिसे बचाने के लिए इंडियन नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था और 19 पाकिस्तानी बंधकों को रिहा करवा लिया गया है। आपको बता दें कि रविवार को एक अन्य मछली पकड़ने वाले जहाज से SOS यानी इमरजेंसी कॉल का जवाब देने के बाद भारतीय नौसेना जहाज INS सुमित्रा द्वारा चलाया गया ये दूसरा समुद्री डकैती विरोधी अभियान था, जिसे कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया है। अब ऐसे में जिस प्रकार से 19 पाकिस्तानी नाविकों को छुड़ाया गया है दोस्तों, भारतीय नौसेना
सेना के द्वारा। इस पर आपका क्या टेक होगा दोस्तों, कमेंट में अवश्य लिखकर बताइएगा। अगली खबर बता दें, पीओके में पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, छात्रों ने भी किया प्रदर्शन। जी हां, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके गिलगित बाल्टिस्तान में लोग पाक सरकार के अत्याचारों पर महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। रविवार को मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब के सामने छात्रों ने भी प्रदर्शन किया। मुजफ्फराबाद में चल रहे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे तौकीर गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है, क्षेत्र के नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया है, संस्कृति और परंपराओं को नष्ट किया जा रहा है और पाकिस्तान सरकार बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने भी कहा कि पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठाता है और फिर हमारे पास ना बिजली है और ना ही स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। कई मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, साफ पानी भी नहीं मिल रहा है। जी हां दोस्तों, अगली खबर बता दें, नेतन्याहू ने हमास की मांगे ठुकरा दी है। कहा गाजा से सैन्य वापसी और आतंकियों की रिहाई दोनों संभव नहीं। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा संघर्ष को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा से हमारी सेना वापस नहीं लौटेगी, हम किसी भी तरह की सैन्य वापसी नहीं करने जा रहे हैं। इसके अलावा जेल में बंद हजारों आतंकवादियों की रिहाई भी नहीं होगी। ये दोनों हमास की प्रमुख मांगे थी। यह प्रत्यक्ष रूप से चल रही संघर्ष विराम वार्ता के दौरान उठाई गई थी। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक बार फिर कसम खाई कि जब तक हम हमास को पूरी तरह से बर्बाद तबाह नहीं कर देते, युद्ध समाप्त नहीं करेंगे। हम अपने सभी लक्ष्य हासिल किए बिना इस युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे। हम गाजा पट्टी से इजरायली सेना को नहीं हटाएंगे और हजारों आतंकवादियों को रिहा नहीं करेंगे। अगली खबर बता दें, कंगाल पाकिस्तान करने जा रहा नोटबंदी, इस वजह से हुआ परेशान, जारी करेगा हाई सिक्योरिटी वाले नए नोट। बता दें, पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस बीच पाकिस्तान में नोटबंदी होने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी एसबीपी ने मार्च 2024 तक नए नोट जारी करने के अपने प्लान की घोषणा कर दी है। ये नए नोट नए सिक्योरिटी वाले होंगे। इस कदम का उद्देश्य नकली नोट के प्रचलन को रोकना और पाकिस्तानी मुद्रा की विश्वसनीयता में सुधार करना है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एसबीपी गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि नए बैंक नोटों में यूनिक सीरियल नंबर, नए डिजाइन और एडवांस सिक्योरिटी फीचर होंगे, जिससे जाली नोट बनाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नई मुद्रा को मार्केट में सुचारू रूप से लाया जाएगा। इससे जनता के समान वित्तीय लेन देन पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में 5,000 रुपए जैसे उच्च नोटों की वापसी लंबे समय से एक बहस का मुद्दा रहा है। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर हम एक बहुत बड़ी ताकत है, मुश्किलों में हमें दूसरों की मदद करनी ही होगी। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी का बहुत बड़ा बयान। जी हां, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि भारत एक ताकतवर मुल्क है और इसकी दुनिया में प्रतिष्ठा है। ऐसे में मुश्किल हालातों में हमें दूसरे देशों की मदद करनी ही होगी। विदेश मंत्री का बयान ऐसे समय सामने आया है जब हाल ही में लाल सागर में ईरान के व्यापारिक जहाज को भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों से बचाया है। मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में छात्रों से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने यह बात कही। डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा कि भारत की बढ़ती क्षमता, हमारे अपने हित और हमारी प्रतिष्ठा की वजह से हमें मुश्किल परिस्थितियों में दूसरों की मदद करनी ही होगी। अगली खबर बता दें, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल जेल की सजा, अब नहीं लड़ पाएंगे पाकिस्तानी चुनाव। जी हां, पीडीआई नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एवं उनके बेहद करीबी शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट के तहत 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के जज अब्दुल हसनत जुल्करनैन ने आज ये फैसला सुनाया है। इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है और वहीं पर इस मामले में फैसला सुनाया गया। विशेष अदालत के इस फैसले को इमरान खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो अभी भी चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रहे थे। माना यह जा रहा है कि 10 साल जेल की सजा के बाद अब इन दोनों के ही चुनाव लड़ने का रास्ता बंद हो गया है। अगली खबर बता दें, खालिस्तानी समूह बीकेआई ने छोड़े हवाला चैनल, अब आतंकी फंडिंग का नया तरीका खोजा, एनआईए हुई अलर्ट। जी हां, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में कुख्यात आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई द्वारा अपने कार्यों को फंडिंग के लिए अपनाए गए एक नए तरीके का खुलासा किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत और कई अन्य देशों द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित बीकेआई ने कथित तौर पर पारंपरिक हवाला चैनलों को छोड़ दिया है और इसके बजाय विदेशी पर्यटकों के लिए भारत की मनी ट्रांसफर सेवा योजना की खामियों का फायदा उठाने में लग गया है। MTSS, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को निर्दिष्ट चैनलों के माध्यम से व्यक्तिगत धन स्थानांतरित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसको अब बीकेआई के वित्तीय पैंतरेबाजी में एक भागीदार बन गया है। अगली खबर बता दें, अयोध्या मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के सप्ताह बाद भी ह्यूस्टन के आसमान में लहरा रहे जय श्री राम और यूनिवर्स चैंट्स जय श्री राम के बैनर। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के एक सप्ताह के बाद भी भारतीय अमेरिकियों के बीच उत्साह का माहौल है और अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में हवाई जहाज से एक बैनर लहराया गया जिस पर लिखा था यूनिवर्स चैंट्स जय श्री राम, यानी ब्रह्मांड में गूंज रहा जय श्री राम का मंत्र। ह्यूस्टन में पिछले दिनों कपकपाती सर्दी और बारिश के बाद परंपरागत भारतीय परिधान पहने भारतवंशी लोग रविवार को गुजरात समाज और अन्य स्थानों पर जमा हुए। ऐसे में जय श्री राम आप लोग अवश्य कहिएगा। अगली खबर बता दें, भारतीय छात्र पर 50 बार हथौड़े से हमला कर हत्या। अमेरिका में जिस बेघर को दिया खाना पानी वही बन गया हत्यारा। जी हां, अमेरिका में एक भारतीय छात्र की क्रूरता से के साथ पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला एक बेघर शख्स है। इस हत्याकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया। हत्यारोपी का नाम जूलियन फॉकनर है, जिसने 16 जनवरी को जॉर्जिया के लिथियोनिया में MBA छात्र विवेक सैनी पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। ऐसे में अगर आप भी
मानते हैं कि भारत की मोदी सरकार को भी इस पर कड़ाई से अमेरिका से जवाब मांगना चाहिए। जिस प्रकार से पन्नू पर हमला हुआ भी नहीं था दोस्तों और भारत को फंसाने की कोशिश की गई थी। ऐसे में आप भी अपनी राय में छत्तीस जगह की खबर बता दें, भारत से विनाशक शस्त्र पाकर इस छोटे से देश ने चीन के नाक में कर दिया दम। भड़के ड्रैगन ने दी औकात दिखाने की धमकी। जी हाँ दोस्तों, अब चीन का भी रिएक्शन सामने आया है। आपको बता दें, दक्षिण चीन सागर में बसे फिलीपींस ने चीन की नाक में दम कर दिया और चीन की सरकारी मीडिया ने आरोप लगाया है कि फिलीपींस ने विवादित जगह सेकंड थॉमस शोल में अपने ग्राउंडेड जहाज सियरा माद्रे को आपूर्ति पहुंचाकर एक बार फिर सैन्य उकसावे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सेकंड थॉमस शोल नाम का एक जगह है दक्षिण चीन सागर में स्थित है, जहां पर उथले पानी में साल 1999 में फिलीपींस का एक जहाज जिसका नाम सियरा माद्रे है वो फंस गया था। फिलीपींस ने आज तक अपने उस जहाज को वहां से हटाया नहीं है, बल्कि फिलीपींस के कुछ लोगों का दल रहता है। सेकंड थॉमस शोल दक्षिण चीन सागर में स्थित है, जिस पर चीन अपना दावा करता है, लेकिन फिलीपींस उस जगह को अपना कहता है और नियमित तौर पर जहाज में मौजूद अपने दल को खाने पीने के सामानों की आपूर्ति करता रहता है, जिससे चीन चिढ़ा रहता है। अगली खबर बता दें, मारा गया लॉरेंस बिश्नोई का मुख्य शूटर, हाथ पांव बांध गोलियों से किया छलनी फिर लगा दी आग। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य की हरियाणा में हत्या हो गई है। इसकी पहचान राजन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो बिश्नोई गिरोह का मुख्य शूटर था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हत्यारों ने हाथ पांव बांधकर राजन को गोलियों से छलनी कर दिया, फिर आग लगा दी। उसका शव यमुनानगर से बरामद किया गया। वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रहने वाला था। उसके खिलाफ कई आपराधिक केस दर्ज थे। अगली खबर बता दें, अफ्रीकी देश सूडान में मचा कत्लेआम, हमलावरों ने 52 लोगों को गोलियों से भून डाला। अफ्रीकी देश सूडान में बड़ा कत्लेआम मचा है। हथियारबंद बदमाशों ने एक दो नहीं बल्कि 52 लोगों को गोलियों से भून डाला। सूडान के एबई में यह भीषण हादसा हुआ है। मारे गए 52 लोगों में महिलाएं, बच्चे और यूएन के 2 शांति सैनिक भी शामिल हैं। बता दें कि सूडान में आए दिन जातीय हिंसा देखने को मिलती है। एबई में प्रतिद्वंदी गुटों के बीच कई बार झड़पें हुई हैं, जहां सीमा पार व्यापार से महत्वपूर्ण कर राजस्व एकत्रित किया जाता है। यह हमला क्यों किया गया अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। अगली खबर बता दें, भारतीयों को वीजा देने में अमेरिका ने बनाया रिकॉर्ड। साल 2023 में हर 10 अमेरिकी वीजा आवेदकों में से एक इंडियन है। जी हां, अमेरिकी दूतावास ने बताया है कि दुनिया में हर 10 अमेरिकी वीजा चाहने वालों में से एक भारतीय है। अमेरिका में प्रवेश के लिए वीजा चाहने वाले देश के लोगों की संख्या 2022 की तुलना में साल 2023 में 60% बढ़ गई है। अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को नई दिल्ली में यह बताया है। अगली खबर बता दें, जहां पर ममता बनर्जी का भाजपा पर निशाना, कहा जब तक जीवित हूं बंगाल में सीएए लागू नहीं होने दूंगी। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएए का मुद्दा उठाने के लिए मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि वो अपने जीवन काल में राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगी। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने लाभ लेने के लिए आगामी चुनावों से पहले नागरिकता अधिनियम यानी सीएए का मुद्दा उठाया है। बनर्जी ने कहा कि चुनाव नजदीक आते देख भाजपा ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए फिर से सीएए का मुद्दा उठाया है, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जब तक मैं जीवित हूं पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शांतनु ठाकुर के हालिया दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही। ठाकुर ने कहा था कि पूरे देश में एक सप्ताह के अंदर सीएए लागू किया जाएगा। बहरहाल ममता बनर्जी ने क्लियर किया है दोस्तों कि जब तक वो जीवित है बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देंगी। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी ने यह बयान सिर्फ उन दिनों तक के लिए दिया है जब तक कि उनकी सरकार बंगाल में है, जिस दिन बंगाल में ममता की सरकार हटी, क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि उसके बाद ममता बनर्जी कुछ भी नहीं कर पाएंगी? जो भी आपकी राय है उस पर बताइएगा जरूर, देखते हैं आपका जवाब देते हैं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पहली ही लिस्ट में अखिलेश यादव ने दिखाया परिवारवाद, डिम्पल, धर्मेंद्र और अक्षय जैसे नेताओं को किया शामिल, इंडिया गठबंधन को ठेंगा। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। देश के सभी सियासी दल इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश की आबोहवा में सियासत घुलती जा रही है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी की राजनीति अब लोकसभा चुनाव के ही इर्द गिर्द घूम रही है। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर इसका उदाहरण भी पेश कर दिया, साथ ही परिवारवाद और इंडिया गठबंधन को ठेंगा भी दिखा दिया। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी करने के साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि उसके रास्ते कांग्रेस से जुदा है। सपा हर मंच पर पीडीए के तहत आगे बढ़ने की बात करती रही है। इसको ध्यान में रखकर सपा की लिस्ट की बात की जाए तो अखिलेश की पहले उम्मीदवारों की लिस्ट में पीडीए वाला खांचा तो भरा सा लग रहा है, लेकिन लिस्ट में परिवारवाद भी साफ झलक रहा है। जी हाँ दोस्तों, 16 में 3 परिवार के सदस्य हैं, जिनमें डिम्पल, धर्मेंद्र और अक्षय हैं। 16 उम्मीदवारों की लिस्ट में 3 परिवार के सदस्य के नाम से सपा विरोधियों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने भी कह दिया है कि ये इंडिया गठबंधन की लिस्ट नहीं है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी उससे विचार विमर्श के बाद ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं करके सपा ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के सपा प्रत्याशियों की आप ये लिस्ट भी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो बताएगा जरूर। दूसरे पार्टियों पर परिवारवाद का लांछन लगाने वाले, परिवारवाद की बातें कहने वाले अखिलेश यादव आज खुद परिवारवाद में नजर आए हैं। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। अगली खबर बता दें, हनुमान जी के झंडे के बाद कर्नाटक में हरे ध्वज पर विवाद, भाजपा भी भड़की, कहा ये पाकिस्तान नहीं। जी हाँ, कर्नाटक के मांड्या में बीते दिनों हनुमान जी का ध्वज फहराने और फिर उसे हटाने को लेकर विवाद हुआ था। भाजपा ने आरोप
आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत ने अपनी इच्छा से ये काम किया, लेकिन सिद्धारमैया सरकार के कहने पर पुलिस ने झंडे को हटवा दिया। हालांकि खुद सीएम सामने आए और कहा कि भगवा झंडे की जगह तिरंगे की 2 गई। अब बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके में हरे रंग के झंडे को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दल भाजपा ने मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। नेक्स्ट खबर बता दें, झारखंड में भी हो सकता है बहुत बड़ा खेला, हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार, बैठक से नदारद 8 एमएलए। बता दें, झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लापता होने की खबर सामने आई थी, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होने लगे थे। इस बीच हेमंत से ईडी 31 जनवरी को फिर से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। यानी आज हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित घर पर छापेमारी के दौरान ईडी ने 36 लाख रुपए और BMW कार को सीज किया है। इसके साथ ही कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किया है। तमाम अटकलों के बीच झारखंड से एक और बड़ी खबर आ सकती है। कहानी में बड़ा मोड़ उस वक्त आएगा जब इस बात की रिपोर्ट सामने आई कि गठबंधन के विधायकों की बैठक में 8 विधायक नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये विधायक नाराज है। यही वजह है कि ये विधायक मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे। लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार के बाद अब झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग? अगली खबर बता दें, तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ हुई खत्म। 8 घंटे बाद एजेंसी के ऑफिस से बाहर आए तेजस्वी यादव। जी हां, लैंड फॉर जॉब घोटाले में सोमवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की। एजेंसी ने उनसे 8.5 घंटे पूछताछ की। ईडी ने तेजस्वी यादव को बीते 19 जनवरी को पूछताछ के लिए समन भेजा था और 30 जनवरी को पटना स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले सोमवार को ईडी ने लालू यादव से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार सुबह करीब 11 बजे पटना स्थित कार्यालय में बुलाया और रात करीब 9 बजे बाहर जाने दिया। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पीएम किसान सम्मान राशि हो सकती है 8,000 रुपए सालाना। 11.5 करोड़ किसानों को हो सकता है फायदा। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। क्योंकि ये चुनावी साल है, इसीलिए अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वित्त मंत्री इस बजट में देश के किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि देश के 11.5 करोड़ किसानों को मिलने वाली पीएम किसान सम्मान राशि में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अभी तक किसानों को 6,000 रुपए साल में 3 किस्तों के तौर पर मिलते हैं। उम्मीद है कि इस बजट में वित्त मंत्री किसानों के लिए ये राशि बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, ये टीवी की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।